हेलो स्टूडेंट्स, 12th केमिस्ट्री की एनसीए टेक्निक की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक जो है वो सॉल्यूशन चल रहा था और सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशन की टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इस काइंड के हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी एक मैक्सिमम अमाउंट होती है जो कि सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की फिक्स अमाउंट के अंदर डिसॉल्व हो चुकी होती है, उस अमाउंट को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, मैक्सिमम अमाउंट इन अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। 11th में आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। अब सॉल्युबिलिटी जो है उसको दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या उसको दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे। एक तो ये तरीका है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हो। अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट देखते हैं तो वो भी सॉल्युबिलिटी की होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब भी हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो ये पैटर्न काम में लिया जाता है। उस वक्त क्या करा जाता है? प्रैक्टिकली 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर देखा जाता है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए ये काम में लेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर हम यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा ग्राम पर 100 ग्राम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर हम थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन के लिए थ्योरी या थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए की बात करें, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बात करें, तो फिर हम इसके अंदर ये देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करेंगे। फर्क समझ में आ रहा होगा? यहाँ ग्राम की बात हो रही है और सॉल्वेंट की बात हो रही है, यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है और 1 लीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और जो है थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन के लिए हम ये वाली टर्म्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब हमारा टॉपिक ये है कि सॉलिड और गैस जो है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है उनको कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक ये हो जाएगा solubility of solid in liquid, यानी कि ये सॉल्वेंट है इस वक्त, ठीक है, और ये क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। सॉलिड है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। तो इसमें हम इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी कैसे है वो आपको पता लग चुका है कि अगर हम थ्योरेटिकल वर्क करेंगे तो हम इसको लीटर में लेंगे और इसको क्या करेंगे, जैसे ग्राम में ले लिया वो। और अगर हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो इसको हम ग्राम में लेंगे और ये भी ग्राम में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर और अफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर होगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो जस्ट इसको आप नोट डाउन कर लेना नोटबुक में। फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। पहला फैक्टर जो है वो ये फैक्टर इनको अफेक्ट करेगा। कैसे? यहां पर एक्चुअल में एक थ्योरी काम करेगी बेस्ड ऑन लाइट डिसॉल्व लाइट। ये एक थ्योरी काम करती है, लाइट डिसॉल्व लाइट। तो लाइट डिसॉल्व लाइट का क्या मतलब होता है? हालांकि हमने आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इसको पढ़ लिया, लाइट डिसॉल्व लाइट को। तो लाइट डिसॉल्व लाइट जो है इससे हमें क्या पता लगता है, मतलब कैसे पता लगेगा सॉल्युबिलिटी के बारे में? तो देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूट,
और यहां लिखता हूं सॉल्वेंट। अब हम उस कंसेप्ट को इसके ऊपर फुलफिल करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक को। तो अगर सॉल्यूट जो है वो पोलर होगा, सॉल्यूट अगर पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर ये नॉन पोलर है, सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे आपस में। मतलब हम यही तो पढ़ रहे हैं कि सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, तो ये डिसॉल्व होंगे नहीं होंगे, इस बात को ये चीज अफेक्ट करती है। अगर ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो फिर क्या होगा, फिर भी नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये हो गया कि जो सेम सेम होंगे, लाइक लाइक होंगे, वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। सेम 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 ये आपस में डिसॉल्व होंगे, ये नहीं होंगे। अब इसके एग्जांपल देखो, मैं इसी के अंदर ही एग्जांपल लिख रहा हूं। तो देखिए पोलर सॉल्यूट की बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हुआ NaCl। पोलर है ये, है ना, पोलर इसलिए है क्योंकि दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव पोल है, इसलिए पोलर है। पोलर में सॉल्वेंट HOH है ना, तो पोलर में पोलर घुलेगा तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, डिसॉल्व होगा, हमने करके देखा। नॉन पोलर CCl4 नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं बेंजीन, तो ये देखिए नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये पोलर है, पोलर का मतलब मान लिया कि ये HCl है और ये नॉन पोलर है, सपोज दैट ये बेंजीन है, तो ये आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, है ना। यहां एक बात समझ में आ रही है कि देखो नेचर जो है वो अफेक्ट कर रही है सॉल्युबिलिटी को। अगर ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब यहां पर हम बात कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और इसको पोलर मान लेते हैं कि ये H2O है, तो ये आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरीके से नेचर जो है वो जो है अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को, किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को। यहाँ पर जरूरी नहीं है ये आपको जो है देखना कि गैस है कि क्या है, तो मैं आप इसको सॉलिड मान के लिख सकते हो कि ये सारे के सारे सॉलिड हैं और ये लिक्विड हो सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? एग्जांपल आपने इसमें नोट कर लेने हैं और इसको अपन फॉलो करेंगे। अब दूसरी बात, कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जैसे वाटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो डिसॉल्व अगर होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वाटर में कोई चीज डिसॉल्व हो रही है ना, तो उसका कारण ये होता है कि वो वाटर के साथ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, इस वजह से वो डिसॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको लिखवाया कि नॉन पोलर आपस में या पोलर पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। वाटर का पोलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर अगर कोई नॉन पोलर डिसॉल्व हो रहा है, पोलर में नॉन पोलर घुल रहा है, तो उसका रीजन ये होगा कि वाटर के अंदर वो इसलिए घुल रहा है क्योंकि वो वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं शुगर की। शुगर, ठीक है, शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, इसलिए डिसॉल्व हो जा सकती है। या फिर हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च को हमने वाटर में, अब ये जो है ये वाला, ये तो पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो अब इसमें कैसे डिसॉल्व होगा ये, क्योंकि क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसका रीजन है कि भी ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो ये पहला फैक्टर जो था ये था
इसका जो इसको अफेक्ट कर रहा था, कौन सा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां तक ये आपको ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा फैक्टर जो है वो कौन सा है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए आपको 11th का एक टॉपिक याद करना पड़ेगा, ली शतेलियर प्रिंसिपल। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो हम ली शतेलियर प्रिंसिपल के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो देखिए टेम्परेचर के बेसिस पर रिएक्शन जो है कितने टाइप की होती हैं, ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि 11th में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो दो तरीके की होती है ना, एक तो कौन सी होती है एंडोथर्मिक और दूसरी कौन सी होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जो होती है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और एक्सो में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मान लेते हैं कि किसी सॉलिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया और रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। तो सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी टेम्परेचर से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज। अगर हमने सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, चीनी को घोलते हैं। तो चीनी के अंदर अगर हम ठंडा पानी अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो चीनी जो है वो नहीं डिसॉल्व होगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, चीनी और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, फिर टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपको टेम्परेचर शुड भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अपने आप में आफ्टर द रिएक्शन। जैसे पानी के अंदर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करें तो वो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। तो इसको अगर हमने डिसॉल्व इसका जो सॉल्यूशन है या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज। तो टेम्परेचर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो जितना उसमें ठंडा पानी डालते जाएंगे उतना ही वो ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का इफेक्ट आपको इस पे देख लेना। तो ये दो ही फैक्टर हैं मेनली जो कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि गैसेस जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसे अफेक्ट होती है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।